हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार TG2 और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग होता है। ठीक है, 11 kV से लेकर 33 kV तक, 33 kV से लेकर 800 kV तक, 650 वोल्ट से नीचे और नन। देखिए चलो कुछ बात करते हैं। जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, ठीक है, देखिए जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर होता है ये किससे बनता है बेटा? ये बनता है आपका डिस्क इंसुलेटर से। किससे बनता है? डिस्क इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर से बनता है। ठीक, डिस्क इंसुलेटर, एक डिस्क इंसुलेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? 11 kV होती है। कितनी होती है? 11 kV। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, ठीक है, वहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि डिस्क सस्पेंशन की जगह आपको डिस्क इंसुलेटर भी दे सकता है। ठीक है, तो जो आपकी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं वहाँ पे हम लोग डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। डिस्क इंसुलेटर से ही आपका सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया जाता है। और जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है, ठीक है बेटा, वो क्या होता है? 33 kV से लेकर आपकी जो 800 kV की लाइनें होती हैं, उस लाइनें में जो है हम सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ये क्या इंसुलेटर जो होता है ये लाइनों में लचीलापन लाता है। क्या लाता है? लचीलापन। ठीक है, ये लाइनों में क्या लाता है? लचीलापन। इसलिए इसको लचीलापन का इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि पिन इंसुलेटर का प्रयोग होता है 11 kV में, 33 kV में, 800 kV में और नन। तो देखिए जो आपका पिन इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर क्या होता है? ये आपका जो होता है जहाँ पे लाइनें आपकी सीधी रेखा में होगी। ठीक है, लाइन जब आपकी सीधी रेखा में होगी तभी इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग 33 kV तक करते हैं। ठीक है, 11 kV से लेकर 33 kV तक करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा? 33 kV। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RCC पोल का जीवन काल है, ठीक है, 100 साल है, 60 साल है, 40 साल है। ठीक है, तो देखिए RCC जो पोल होता है, ठीक है, RCC पोल, देखिए प्रॉपर हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे क्वेश्चन, जिससे आपको और भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। RCC जो पोल होता है इसका प्रयोग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। किस में करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। RCC पोल का बच्चों हम लोग किस में यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। और ये कितनी लाइनों तक के लिए होता है? ये आपका 11 kV लाइनों तक के लिए होता है। ठीक है, 11 kV की लाइन जो होगी इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगी। और इसका जो जीवन काल होता है, ये होता है आपका 60 से लेकर 80 साल। 60 साल से लेकर 80 साल तक इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज क्या होगा?
ठीक है, चलिए इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ट्रांसमिशन लाइन को आपका 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो है आपकी ट्रांसमिशन लाइन इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहली होती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या होती है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर जो होती है आपकी, ये आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। और इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? 120 kV तक हम लोग इसमें ट्रांसमिशन करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि किस ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगा? 0। अब उसके बाद आता है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्या आता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसकी रेंज क्या है? 80 से 160 किलोमीटर। क्या है? 80 से 160 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है? 20 kV से लेकर 100 kV। 20 kV से लेकर 100 kV। अब उसके बाद आता है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसकी रेंज है 160 किलोमीटर से ऊपर और वोल्टेज रेटिंग है आपकी 100 kV से ऊपर। ठीक, चलिए कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपकी जो डिस्टेंस है 15 से 30 किलोमीटर है तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कौन सा वोल्टेज रेंज होगा आपका? 11 kV होगा। ठीक है, अगर आपकी रेंज 30 से 60 किलोमीटर है तो वोल्टेज रेंज आपकी क्या हो जाएगी? 33 kV हो जाएगी। ठीक है, ठीक। और अगर आपका 60 से 100 है ठीक, और अगर हम लोग 100 से 200 लेते हैं तो ये वोल्टेज आपका हो जाएगा क्या? 132 kV। ठीक, और अगर आपका डिस्टेंस 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 220 kV। और अगर आपका 300-400 किलोमीटर है, 300 से 400 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर, 400 kV। और अगर आपका 400 किलोमीटर से अपर है तो ये हो जाएगा आपका 765 kV। ठीक, इंडिया में जो हाईएस्ट एसी वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, एसी वोल्टेज
ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है 765 kV। ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाईएस्ट डीसी की बात करें तो ये है आपका 800 kV। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस, ये जो पैरामीटर्स हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं इसको कहीं लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि स्ट्रिंग इफिशियंसी ट्रांसमिशन लाइन की होती है 85%, 100%, 50%, नन। तो देखिए स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इफिशियंसी जो होती है, स्ट्रिंग इफिशियंसी एसी के लिए, एसी ट्रांसमिशन के लिए ये होती है आपकी 80 से 85%। कितनी होती है? 80 से 85%। देखिए आप लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का लेवल थोड़ा हाई आता है, इसमें जो क्वेश्चंस आपके थोड़ा हाई आते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है आपको। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ये होती है आपकी 100%। डीसी में ये आपकी 100% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहा है, क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में सैग का फॉर्मूला है। सैग मतलब क्या होता है? झोल होता है। ठीक है, WL²/80, WL²/40, WT²/8L और नन। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका पहला। ठीक है, सैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? झोल बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? VNL माइनस VFL। VNL मतलब क्या? नो लोड पे वोल्टेज। ठीक है, माइनस VFL/VFL, VFL माइनस VNL/VNL, VFL माइनस VNL/VFL, नन। तो बच्चों इसमें आपका पहला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक डैश डैश और डैश डैश के बीच में होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका डीसी जनरेटर का पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है, ठीक, डीसी जनरेटर में आपके 3 टेस्ट होते हैं। डीसी जनरेटर में आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक। एक होती है आपकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी होती है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ये आपका E0 और फील्ड करंट के बीच में होता है। ठीक, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आउटपुट वोल्टेज VL और आउटपुट करंट के बीच में होता है। और जो इंटरनल होता है ये होता है आपका EG और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आपसे किस पूछ रहा है? ओपन सर्किट। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप मैकेनिकल पावर। ठीक है, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप होने की शर्त क्या है? EB बराबर V/2, EB बराबर 2V, EB बराबर V। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? EB बराबर V/2। देखिए 2 कंडीशन होती हैं। अगर हम बात करें डीसी मोटर की,
डीसी मोटर मैकेनिकल पावर जनरेट के लिए फॉर्मूला कंडीशन होती है ई वी बराबर V/2 होती है। ठीक, तो इस हिसाब से तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए जनरेटर में क्या होगा, डीसी जनरेटर में तो ये होता है E बराबर EG बराबर 2V। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ द डीसी मोटर, मतलब अगर हम डीसी मोटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उसका रिलेशन क्या होगा, एन पैरेलल इक्वल टू 4 टाइम्स एन सीरीज, एन पैरेलल इक्वल टू 1/4 एन सीरीज, एन पैरेलल इक्वल टू एन सीरीज नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्विनबर्न टेस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस निकालने के लिए, कॉपर लॉसेस निकालने के लिए, विंडर लॉसेस निकालने के लिए और नन। तो स्विनबर्न जो टेस्ट होता है ये हम लोग क्या करते हैं, आयरन लॉसेस निकालने के लिए करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयरन लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्साइटर के रूप में किसका प्रयोग होता है, डीसी शंट जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का, डीसी कंपाउंड जनरेटर का नन। देखिए एक्साइटर के रूप में हम लोग डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि रोलिंग माइल्स में किस मोटर का प्रयोग होता है, ठीक है, शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, कंपाउंड मोटर का, नन। तो रोलिंग माइल्स में जो होता है आपका ये आपकी शंट मोटर यूज़ होती है, जिसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका। ठीक, बच्चों थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे डीसी शंट नहीं होगा, ये कंपाउंड मोटर का प्रयोग होता है। किसका, कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। सॉरी, इसमें रोलिंग माइल्स में किसका होता है, तो कंपाउंड मोटर का प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है 100%, 70%, 98%, नन। तो बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, देखिए चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये आपके क्या होते हैं, बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और इनकी जो दक्षता होती है ये होती है 50% से लेकर 70% तक इनकी इफिशियंसी होती है। ठीक है, और तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 70%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का नो लोड पर पावर फैक्टर होता है 0.2 होता है, 0.8 होता है, 1 होता है, 0 होता है। तो देखिए नो लोड पे जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है ये क्या होता है, 0.2 होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में टार्क इक्वेशन है 3VTEF sin del upon omega s into xx, WTEV/xx sin alpha। ठीक है, 3 ओमेगा एस xx अपॉन VTEF sin del। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपका 3/ओमेगा s क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्लॉट एंगल बराबर होता है 360 पोल पिच होता है, 180 पोल पिच होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स नन। तो बच्चों स्लॉट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 पोल पिच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर और नन। तो देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर ये आपकी क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर आपका 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेल्फ स्टार्टिंग होती है।
और डीसी मोटर जो होती है आपकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसके रोटर में क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके कारण सेल्फ स्टार्टिंग होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फ्रिक्वेंसी के कारण, पोल्स के कारण और नन। तो बच्चों जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ये क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेट 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये कहाँ होता है, स्टेटर में होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में ईएमएफ का समीकरण है E = 4.445 एवरेज FKW N 4.445 M FN। और अगला है E = 4 kpkd FT5। देखिए ये तो आपका ट्रांसफार्मर का हो गया, ठीक है बेटा, ये आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ हो गया, ये आपका अल्टरनेटर का ईएमएफ हो गया बच्चा, ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का होता है, ठीक। और यहाँ पे जो KW दिया है इसकी वैल्यू होती है kpkd, ठीक। इन क्रॉलिंग बेटा क्या होती है, क्रॉलिंग जो होती है ये आपकी 3 फेज इंडक्शन में होती है। एक प्रकार का ये क्या है, लॉसेस है। इसमें क्या होता है, जो स्पीड होती है वो जो स्पीड होती है उसकी 7 गुनी कम होती है। तो ऑप्शन दिया है स्पीड = ns/4 7 और सिंक्रोनस स्पीड की 5वीं भाग की, सिंक्रोनस स्पीड की दूसरा आधा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें ये क्या होता है, क्रॉलिंग जो होती है ये एक प्रकार का इंडक्शन मोटर का लॉसेस है, या कह सकते हैं कभी कभी क्या होती है, इंडक्शन मोटर जो होती है अपनी सिंक्रोनस स्पीड की 7वें भाग पे स्पीड पे चलती है, जो कि क्या होती है, बहुत कम स्पीड होती है। तो इसमें आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में पूछा क्या होता है, PG अनुपात PCU अनुपात PO = 1 - S अनुपात S अनुपात 1। PG = PG अनुपात PCU अनुपात PO = 1 अनुपात S अनुपात 1 - S। PG = PCU अनुपात PO = S अनुपात 1 अनुपात 1 - S। देखिए क्या होती है, जो आपकी PG होती है ये आपकी एयर गैप पावर होती है। क्या होती है, एयर गैप पावर। P क्या है, कॉपर, ठीक है, कॉपर लॉसेस है। P ये आउटपुट पावर है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है ये होता है PG अनुपात PCU अनुपात PO = 1 अनुपात S माइनस अनुपात 1 - S होता है। ये आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स आपके काम आएंगे। तो बच्चों आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैडल पोल मोटर का प्रयोग होता है हेयर ड्रायर में होता है, टॉयज़ में होता है, टाइम फोनोग्राफ में होता है। और तो जो आपकी सैडल पोल मोटर होती है इसका प्रयोग सभी में होता है जो आपसे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी मोटर AC व DC दोनों पर कार्य करती है, सैडल पोल, यूनिवर्सल, रिलेक्टेंस, नन। तो बच्चों जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है ये आपकी AC और DC दोनों पे कार्य करती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AC सीरीज़ मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AC सीरीज़ मोटर। इसके जो गुण होते हैं DC सीरीज़ मोटर के समान होते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग मिक्सर में, ग्राइंडर में, सब में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्डिंग प्लेयर में कौन सी मोटर प्रयोग होती है, हिस्टैरिसीस, यूनिवर्सल, स्टेपर, रिलेक्टेंस। ठीक है, तो यूनिवर्सल में क्या बताया आपको, मिक्सर, ग्राइंडर सब में यूज़ होती है। हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग हम लोग रिकॉर्डिंग प्लेयर में करते हैं। ठीक है, स्टेपर का मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वॉचेस में करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्राइटनेस का मात्रक है। ठीक है, ब्राइटनेस का मात्रक है। ठीक, कैंडिला,
पर मीटर स्क्वायर लक्स नन। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका CD बटे मीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए सबके यूनिट्स हम आपको बता देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए ब्राइटनेस को बोलते हैं चमकीलापन। ठीक, ब्राइटनेस की जो यूनिट होती है ये क्या होती है CD बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ब्राइटनेस क्या होता है CD बटे मीटर स्क्वायर। जो आपका स्टेरेडियन सॉलिड एंगल इसका होता है स्टेरेडियन, ये भी पूछा जाता है। इल्यूमिनेशन का इसका होता है लक्स। ठीक, और लुमिनस फ्लक्स का ये होता है आपका ल्यूमेन। लुमिनस इफिशिएंसी ल्यूमेन पर वाट, या कह सकते हैं लैम्प की इफिशिएंसी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब आपके ज़ुबान पर रटा होना चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी कैंडेला होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नियॉन लैम्प के प्रकाश का रंग होता है येलो होगा, रेड होगा, वाइट होगा, नन होगा। तो नियॉन लैम्प का जो रंग होता है प्रकाश का वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, सबके देख लेते हैं। चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सबका इकट्ठा बताते हैं। हैलोजन लैम्प की दक्षता होती है 20 से 30 ल्यूमेन पर वाट होती है, और क्या है 50 ल्यूमेन पर वाट, 12 ल्यूमेन पर वाट, नन। तो जो बच्चों आपका हैलोजन लैम्प होता है उसकी जो दक्षता होती है 20 से 30 ल्यूमेन पर वाट होती है। चलिए कुछ बातें देखते हैं। अब देखिए जो सोडियम वेपर लैंप होता है इसका जो कलर क्या होता है, येलो होता है, और उसका जो दक्षता है वो 50 से 70 ल्यूमेन पर वाट है, और उसका जो जीवन काल है ये 3000 घंटे तक कार्य करता है। उसके बाद है आपका मरकरी वेपर लैंप, इसकी जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीनिश ब्लू होगा, और उसकी इफ़िशियंसी 40 ल्यूमेन पर वाट, और उसका जो जीवन काल वो क्या है 3000 घंटे। इसके बाद नियॉन लैंप है, नियॉन का तो हमने बता ही दिया है, इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट, और जीवन काल कितने घंटे तक है 5000। फ्लोरेसेंट लैंप, इसका जो कलर है वो क्या है, वाइट है, और इसका जो इफ़िशियंसी है 50 से 100 है, और 4000 घंटा। उसके बाद है आपका हेलोजन लैम्प, इसका कलर है येलो, 25 से 30 इफ़िशियंसी है, और 2000 से 4000 तक इसका जीवन। उसके बाद है आपका कार्बन लैम्प, इसका जो कलर है नेचुरल कलर है, और उसकी जो इफ़िशियंसी है ल्यूमेन पर वाट। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कार्बन लैम्प का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग एज अ प्रोजेक्टर सिनेमाघरों में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, पोल पिच बराबर होगा नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स इंटू नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉइल्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो देखिए पोल पिच जो होती है नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल्स का रेशियो होता है, तो इसमें आंसर पहला बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर के फ्रैक्शनल पिच कॉइल का इस्तेमाल डैश डैश के प्रभाव को कम करने में होता है, हंटिंग में, हार्मोनिक्स में, आर्मेचर रिएक्शन में, पावर फैक्टर में। तो इसका प्रयोग किस में होता है, हार्मोनिक को कम करने के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर डैश डैश 1 से कम होगा,
1 के बराबर, 1 से अधिक, 0 2 के बराबर। तो बच्चों क्या होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है MVA में होगी, KW में होगी, KVR में होगा, नन। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होगी वो क्या होगी, MVA में होगी, या यहाँ पे KVA भी आपको दे सकता है। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन डिग्री में 300, 180, 150, 60। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कॉइल स्पैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉइल स्पैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 गुणे 5/6, 6 त्रिक 18, 3, ठीक है। तो कितना है, 150 डिग्री। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 150, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक AC मोटर में 5 ध्रुवों के साथ, ठीक है, 24 प्रखांच हैं। तो प्रखांच स्लॉट्स दूरी क्या होगी, तो देखिए क्या होगा, स्लॉट्स दूरी, प्रखांच दूरी, एक 180/N होता है, तो 180/24/4, तो क्या हो जाएगा, 180 और ये हो जाएगा आपका 4, 6 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 30 आंसर आएगा। तो बच्चों कितना आएगा इसमें, 30। तो 30 डिग्री इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा का मान 0.995 है तो बीटा का मान होगा। देखिए बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी, 0.995, ठीक है, 1 माइनस 0.995। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9995, और उसको सॉल्व करेंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 199 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 199। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 199। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 199। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना गेट का ट्रायक कहते हैं, डायक को, ट्रायक को, SCR को, BJT को। तो बिना गेट का जो ट्रायक कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, डायक कहलाता है, ठीक है। इसमें गेट का टर्मिनल नहीं होता। निम्न में से बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ट्रायक है, SCR है, डायोड है। तो जो ट्रायक है ये आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, और इसका प्रयोग हम लोग एज अ AC स्विच करते हैं। किसका, एज अ AC स्विच करते हैं। और जो SCR होता है इसका प्रयोग एज अ DC स्विच करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, SCR में कितने जंक्शन होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, नन। तो SCR में आपके कितने जंक्शन होते हैं, SCR में आपके 3 जंक्शन होते हैं। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए।